वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज आपको हम एक बहुत ही क्लास 10 के महत्वपूर्ण चैप्टर जो फर्स्ट फ्लाइट से है उस तक ले आए हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे उसकी 3-4 सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक द बॉल पोएम जॉन बेरिमन के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों कविताएं तो बहुत सारी होती हैं, बहुत खूबसूरत, और कविताएं होती ही हैं खूबसूरत बिकॉज दे आर द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। The spontaneous overflow of most powerful emotions they are। तो खूबसूरत तो होंगी, लेकिन कुछ कविताएं जीवन पे अमिट छाप छोड़ जाती है। वो अपने साथ कुछ ऐसे भाव, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अर्थ लेके चलती हैं जो कहीं न कहीं जिनका हमारे जीवन से गहरा जुड़ाव होता है। तो उन्हीं में से एक है द बॉल पोएम। आज की इस वीडियो में हम 2-3 बातें करेंगे। जैसे हम बात करेंगे इस पोएम के रचयिता जॉन बेरिमन के बारे में, और फिर हम चर्चा करेंगे इस कविता में कौन सी थीम्स हैं, यानी कौन से सेंट्रल आइडियाज हैं जिन पे ये पोएम बेस्ट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन थीम्स, उनकी चर्चा आज हम करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जॉन बेरिमन के बारे में जानते हैं। जॉन बेरिमन यानी इस कविता के रचयिता। और अगर मैं इनके जीवन की बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था? 1914 में। जगह कौन सी थी? ओक्लाहोमा, okay, which is the United States of America. This is also called Oklahoma. और जब ये 12 साल के रहे होंगे महज, तो इनके जीवन में एक बहुत दुखांत घटना हुई। इनके ठीक कमरे के बाहर इनके पिता ने खुद को गोली मार ली। ये बहुत ही दुखद, हृदय विदारक घटना होती है किसी भी बच्चे के जीवन में, और इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा जॉन बेरिमन की लाइफ पे कि उन्होंने अंत तक इस चीज को याद रखा। उन्होंने कई रचनाओं में इस पीड़ा को उजागर किया है। इस पीड़ा की छाप अंत तक उनके मन से मिटी नहीं। तो ये थे जॉन बेरिमन, और ये थी उनके जीवन की छोटी सी घटना। उसके बाद फिर उन्होंने स्कूलिंग की, शायद कनेक्टिकट से स्कूलिंग की। कनेक्टिकट के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। और फिर उसके बाद कनेक्टिकट में स्कूली शिक्षा के बाद 1936 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कहां से ग्रेजुएशन किया? कोलंबिया, अनदर स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोलंबिया से। और फिर उसके बाद उन्हें एक फेलोशिप मिली, एक स्कॉलरशिप मिली। प्रतिभाशाली तो थे ही, अद्वितीय प्रतिभा थे वो। और फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई की। और वहां पढ़ाई पूरी करने के बाद वो करीब 2 जगहों पे उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाले, पढ़ाते रहे 2 जगहों पे वो। उसमें से एक का नाम है प्रिंसटन, और दूसरे का नाम है हार्वर्ड। दोनों ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं और दोनों जगह उन्होंने पढ़ाया। फिर उसके बाद तकरीबन 1955 वॉज द ईयर। ये साल था जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, कौन सी जगह फिर से याद रखेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इस यूनिवर्सिटी में उनका बतौर प्रोफेसर सिलेक्शन हुआ, और यहां वो अपनी मृत्यु जो 1972 में हुई। कब मृत्यु हुई उनकी? 1972 में, 1914 to 1972। तब तक वे एज अ प्रोफेसर उस कॉलेज में वो रहे। फाइन। तो ये थी उनकी छोटी सी जीवन यात्रा। और 1972 में आपको मैंने बताया उनके पिता की बहुत ट्रैजिक डेथ हुई थी, बहुत दुखद मृत्यु। 1972 में इन्होंने भी खुद की जान ली। ही कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग फ्रॉम अ वेरी हाई ब्रिज ऑन द आइस शीट इन द रिवर मिसिसिपी। जो मिसिसिपी नदी है उस पर बिछी जो आइस शीट थी, नदी जमी हुई थी, उस पर उन्होंने एक बहुत ही ऊंचे पुल से छलांग लगा दी और उन्होंने खुद की जान ले ली। ये बहुत ही विस्मयकारी और बहुत ही दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो सफल लोग हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने कितनी प्रेरणास्पद किताबें, बातें, कविताएं, कहानियां लिखी होती हैं। चाहे हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करें, जिन्होंने ओल्ड मैन एंड द सी जैसी विख्यात रचना लिखी थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने खुद की जान ली, आत्महत्या की थी। जॉन बेरिमन की ही बात करें, या फिर हम ब्रिटिश स्टोरी टेलर वर्जीनिया वुल्फ की बात करें, उन्होंने बीमारी से ऊब के खुद की जान ली थी। तो ये लोग भी सामान्य ही होते हैं, तकलीफें इन्हें भी होती हैं, अवसादग्रस्त ये भी होते हैं।
दुख और सुख आदमी के जीवन का अभिन्न अंग है, ये घटनाएं हमें बताती हैं दोस्तों। अब ये थे जॉर्ज। और एक और महत्वपूर्ण बात इनके बारे में, 1969 में इनकी एक रचना थी जिसको हम ड्रीम सॉन्ग्स के नाम से जानेंगे, ड्रीम सॉन्ग्स, जिसके लिए इन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है अमेरिका में। उसके अलावा इनको पुलिट्जर भी मिला था इसके लिए। ओके, पुलिट्जर प्राइज भी इनको मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइजेस इस किताब के लिए मिले थे, ड्रीम सॉन्ग्स के लिए, 1969 में लिखी गई थी। क्या है इनमें? इसमें 385 पोएम्स का एक कलेक्शन है ये, और अहम इसलिए है कि इन्होंने इनके जीवन में महत्वपूर्ण दर्जा दिलाने में इनको बहुत भूमिका निभाई थी। अब चलिए बात करते हैं जो हमारी पोएम है, द बॉल पोएम। इस पोएम के बारे में सबसे पहले, ये कविता किस बारे में है? जैसा कि आप टाइटल से जानते हैं, दिस इज अबाउट अ बॉल। बॉल ही क्यों? देयर इज अ यंग बॉय, एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी गेंद खो देता है। वो गेंद उछलते हुए एक हार्बर में चली जाती है, एक बंदरगाह में चली जाती है। फिर वो उसे मिल नहीं पाती, वो बहुत दुखी है। लेकिन फिर वो उस दुख को बर्दाश्त करना, उस दुख से उबरना सीखता है कि ये खोना पाना जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो ये छोटी सी कविता है ये, और इसमें 3 थीम चलती हैं। जो पहली थीम है, अगर मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ करूं फिर आपको बेहतर बता पाऊंगा, तो ये जो कविता है इसमें 3 थीम समानांतर रूप से साथ साथ चलती हैं, या फिर आप कह ले कि एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें जो पहली थीम है वो है थीम ऑफ लॉस, या आप थीम ऑफ सफरिंग भी कह सकते हैं इसको। इट मीन्स द बॉय लूजेस द बॉल, लड़का अपनी गेंद खो देता है, वो हार्बर में चली जाती है। तो ये जो उसका लॉस है, इट गिव्स हिम अ लॉट ऑफ सफरिंग, बहुत तकलीफ होती है उसे। और इस तकलीफ में वो इतना डूबा है कि वो उसमें फिक्स्ड हो जाता है, जैसे वो जड़ हो जाता है, जैसे वो हिल नहीं पाता वहां से, इतना वो दुख में डूब चुका है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थीम है फिर इसके बाद, वो है थीम ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो घटना होती है किसी चीज का खोना, ये सूचक है कि यू आर कंप्लीटिंग ए सर्टेन स्टेज एंड पासिंग ऑन टू अनदर वन, यानी एक खास अवस्था पार के आप दूसरी में जा रहे हैं। तो इसको थीम ऑफ ग्रोइंग अप कहेंगे आप। बच्चा बड़ा होता है। ये बॉल जो है वो उसके चाइल्डहुड का प्रतीक है, उसके बचपन का प्रतीक है। बचपन में उसकी जो इनोसेंस है, मासूमियत है, सिंप्लिसिटी, सरलता है, वो भी उसके साथ जुड़ी हुई है, उस बॉल के साथ, क्योंकि बचपन जुड़ा हुआ है। तो इस चीज का खोना मानो बचपन का खोना। जब आप बचपन खोते हैं तो आप वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, आप वयस्क होने लगते हैं। तो दिस इज थीम ऑफ ग्रोइंग अप। और जब आप कुछ चीजों को खोते हैं तो आप दुख को सहना सीखते हैं, लॉस को बर्दाश्त करना सीखते हैं, जीवन के ढंग सीखते हैं। फिर आप ग्रो करते हैं, आप पे मेच्योरिटी आती है, और उसके बाद आपका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद फिर दुनिया का बेहतर मुकाबला करने की स्थिति में होते हैं। तो थीम ऑफ ग्रोइंग अप से रिलेटेड है थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आदमी का रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण मतलब उसकी दशा में परिवर्तन हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है, बेहतर हो जाती है। ये बदलाव बेहतर के लिए है, उसकी मजबूती के लिए है। तो दोस्तों ये 3 थीम इस कहानी का भाग है। जो हमारी कविता है द बॉल पोएम, ये एकल स्टेंजा यानी एक स्टेंजा की कविता है, जिसमें 18 पंक्तियां, 18 लाइनें हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स का मतलब होता है इसकी लाइनों का कोई डेफिनिट मेट्रिकल स्कीम नहीं है, कोई निश्चित छंदबद्धता नहीं है इसमें, यानी निश्चित छंदों के क्रम में ये बधा हुआ नहीं है। इसे हम कहते हैं टू बी इन फ्री वर्स। तो ये पूरी की पूरी कविता फ्री वर्स में लिखी गई है। एक मुक्ति का भाव सा है इसमें, और कहीं ना कहीं मुक्ति है भी, एक से छूट के दूसरे को जाना, और फिर एक सत्य को समझना। उस किसी भी सत्य की समझ हमेशा आदमी को मुक्त करती है, और यही चीज इस कविता में दिखाया गया है कि बच्चा अंत में एक सत्य को महसूस करता है, उसे समझता है, फिर उसके बाद उस दुख से उसे मुक्ति मिलती है। फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसका हॉराइजन, उसका जो क्षितिज है बहुत बड़ा हो जाता है वो। तो चलिए हम कविता को देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now?
इसका मतलब है द बॉय फील्स दैट हिज एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक, जैसे उसका अस्तित्व ही खतरे में हो। क्यों? बिकॉज ही हैज लॉस्ट अ बॉल, उसने एक बॉल खो दिया, एक गेंद खो दिया है उसने। गेंद उसका एग्जिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि गेंद से कितनी यादें जुड़ी है उसकी। क्यों? क्योंकि गेंद उसके बचपन का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उस बचपन के प्रतीक यानी गेंद से उसकी सरलता और उसकी मासूमियत दोनों ही जुड़ी हुई है, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। तो सिर्फ उसका गेंद नहीं खोया, गेंद के साथ बचपन खोया, बचपन के साथ खो गई सरलता और खो गई मासूमियत भी। बच्चा बड़ा दुखी है, लगता है जैसे उसका अस्तित्व खतरे में है। वो कवि कहता है व्हाट इज द बॉय नाउ, इट मीन्स लड़का लग रहा है जैसे अस्तित्वहीन महसूस कर रहा हो खुद को। Who has lost his ball? कारण क्या है? अभी अभी उसकी गेंद खोई है। और गेंद का खोना क्यों महत्वपूर्ण है, मैंने अभी आपको बताया। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है, वो एक पोएटिक स्पीच यानी वो रिपीटिशन का यूज करता है, जिसमें एक शब्द को दोहराते हैं ताकि किसी चीज पे हम बल दे सकें। What is he to do? आखिर अब वो करेगा क्या? द पोएट इज क्यूरियस, कवि जानना चाहता है, बहुत रुचि रखता है कि अब उस लड़के का रिएक्शन क्या होगा, इस लॉस को वो किस तरह लेगा, इससे किस तरह रिएक्ट करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा वो। फिर वो कहता है, आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। इट मीन्स आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग, मैंने गेंद को बहुत खुशी से फुदकते हुए कूदते हुए जाते देखा। डाउन द स्ट्रीट, गली से होकर, कहा? ओवर देयर इट इज इन द वाटर, अब वो पानी में है। वो पानी कहाँ है? हार्बर। व्हाट इज हार्बर? जिसके बंदरगाह कहते हैं। ये समंदर का एक ऐसा तट से लगा एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी गहराई ज्यादा होती है ताकि जहाज आराम से खड़े हो सके। उस जगह को शेल्टर किया गया होता है, प्रोटेक्ट किया गया होता है ताकि तूफान का असर ना हो उस पर, जहाज सुरक्षित रह सके वहां। तो गेंद अब हार्बर में चला गया है। और कवि इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से सिंबोलिज्म का यूज करता है। सिंबोलिज्म मतलब प्रतीकात्मकता। इसमें बॉल जो है वो बचपन का प्रतीक है, हार्बर क्या है? ये अनंत समय का प्रतीक है। जहां एक बार कोई चीज खो जाए वो दोबारा नहीं मिलती, लौट के नहीं आती। तो इसमें सिंबोलिज्म या मेटाफर का भी आप कह सकते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया गया है। तो अभी 2 3 4 पोएटिक डिवाइसेस हमने देखे। सबसे पहले तो रेपिटिशन हमने देखा, सिंबोलिज्म देखा, मेटाफर देखा, और फिर हमने इंजैबमेंट भी देखा। इंजैबमेंट का मतलब क्या होता है? इंजैबमेंट का मतलब होता है जब कोई पंक्ति बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के खत्म होती है और उसके बाद दूसरी पंक्ति शुरू हो जाती है। आप ध्यान से देखें, दूसरी पंक्ति जो खत्म होती है, आई सॉ इट गो, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ये 4th लाइन में एंटर करती है। मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, यहां पे पंक्चुएशन मार्क मिलता है। तो जो 2 लाइनें हैं बिना किसी पंक्चुएशन के, दैट इज एन इंजैबमेंट, इसको इंजैबमेंट कहते हैं। तो उसके बाद कवि ने कहां देखा उसको? उसने गेंद को बहुत खुशी से फुदकते हुए कूदते हुए लड़के से दूर जाते देखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क, ध्यान दीजिए। लड़का दुखी है, गेंद चला गया, गेंद खो गया, उसे बहुत तकलीफ है इस बात का, किंतु गेंद दुखी नहीं है। और हमारे दुख का कारण क्या है? हम चीजों से अटैच्ड होते हैं, हम अवस्थाओं से, स्टेजेस से अटैच्ड होते हैं, लेकिन वो चीजें, वो अवस्थाएं हमसे अटैच्ड नहीं होती। अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी उनसे अटैच्ड नहीं होंगे, फिर दुख का कारण भी नहीं होगा। क्योंकि जो गेंद है दैट गोज मेरीली मीन्स विद ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी से फुदकती हुई, कूदती हुई, गोज अवे फ्रॉम द बॉय, लड़के से दूर जाती है। बट द बॉय इज सॉरोफुल नाउ, लड़का बहुत तकलीफ में है। इट शोज द वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया कैसे व्यवहार करती है और कितना इमेच्योर, कितना अपरिपक्व व्यवहार होता है कि हम चीजों से, अवस्थाओं से इतना जुड़ाव कर लेते हैं, इतना हम उससे अटैचमेंट, आसक्ति पाल लेते हैं कि हमें तकलीफ होती है। उन चीजों को जो हमसे अलग होती तकलीफ नहीं होती, हमें होती है, हम उनसे आसक्ति पालते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो गेंद उछलती हुई चली गई, कहां चली गई? डाउन, इट इज देयर इन द वाटर, पानी में, हार्बर में। हार्बर अनंत समय है जहां से कोई कभी लौटता नहीं है, जहां से कोई चीज खोई हुई मिलती नहीं फिर कभी। तो उसका बचपन भी गया गेंद के साथ, बचपन भी खो गया, फिर कभी नहीं आएगा, अनंत काल में भी नहीं आएगा। वंस गॉन इट नेवर कम्स बैक, कभी नहीं आता फिर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन हमें उस लॉस के साथ जीना सीखना पड़ता है, उस लॉस को बर्दाश्त करना, उससे सीखना, मजबूत बनना और फिर आगे के जीवन को स्वीकार करना पड़ता है। तो पूरी कविता में जो मोरल है, सीख है, वो यही कि कैसे स्वीकार करते हो तुम बदलाव को,
और कितनी खुशी से, कितना मजबूत बनाती है ये तुम्हें तोड़ भी सकती है और मजबूत भी बना सकती है। तो आप इसे लेते किस तरह, इस पर डिपेंड करता है। और ये लॉस, ये चीजें जीवन में होनी जरूरी है, तभी तो आएगी वृद्धि, तभी तो आएगा विकास, तभी तो होगी तरक्की, तभी तो आदमी एक्सपैंड करता है, विकसित होता है। तो इट गोज डाउन इनटू द वाटर इन द हार्बर। और फिर वो कहता है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अच्छा और भी गेंद तो है, ले लेना। ऐसा कहना बेकार है। क्यों बेकार है? नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, क्योंकि वो बॉल अब नहीं मिलेगी। बॉल्स तो है, लेकिन वो बॉल जिससे बचपन जुड़ा था, जिससे सरलता जुड़ी थी, सिंप्लिसिटी, मासूमियत, इनोसेंस, क्या दूसरी बॉल अब वो दे पाएगी? जो बाल्यावस्था ने दिया, क्या वो युवावस्था दे पाएगी? कदापि नहीं। और जो युवावस्था देगी, क्या वो अधेरावस्था या वृद्धावस्था दे पाएगी? नहीं। सारी अवस्थाओं की अपनी खूबियां हैं, खासियतें हैं, अपनी कमियां हैं, तो किसी की तुलना भी नहीं हो सकती। लेकिन बाल्यावस्था की चीजें, बाल्यावस्था का आनंद कोई और अवस्था दे नहीं सकती। तो अब और भी बॉल्स हैं, और भी स्टेजेस ऑफ लाइफ है तो, मगर वैसी नहीं है, वो चीजें नहीं है। वो चीज तो गई, अब फिर वापस कभी नहीं मिल सकती। ये तकलीफ की भी बात है, सीखने की भी बात है। तो ये कहना फिजूल है कि ओह देयर आर अदर बॉल्स, और भी तो गेंद है, ले लेना। नहीं, वो कोई भी और गेंद उस गेंद को रिप्लेस नहीं कर सकती, बचपन को रिप्लेस कर ही नहीं सकती, बचपन की खुशियों को, उनके गुणों को रिप्लेस कर ही नहीं सकती। ओह देयर आर अदर बॉल्स कहने से कोई फायदा नहीं। An ultimate shaking grief fixes the boy. It is an ultimate grief, क्योंकि बच्चे के जीवन का ये पहला लॉस है, पहली बार कोई चीज खोई है। तो एक बहुत ही अजीब सा दुख, एक अनन्य सा दुख, जैसा दुख उसने पहले कभी देखा नहीं। An ultimate and shaking grief. The boy is shaking out of the grief. उस सौर, उस तकलीफ से वो जैसे कांप गया है, बिल्कुल हिल गया है अंदर से। Fixes the boy, और इतना जड़ हो गया है फिर कि हिल नहीं सकता। किंग करता भी विमूढ़ है। He is unable to think what to do. समझ में नहीं आता करूं क्या। An ultimate shaking grief fixes the boy. लड़का बिल्कुल स्तब्ध है। ओके, वो कुछ सोच नहीं पा रहा, अब करूं क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या, अब क्या होगा। He is unable to think completely, blanked out. कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शून्य हो जाता है जैसे। तो an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. And he stands rigid, बिल्कुल सख्त खड़ा है। ये जो सख्ती है, ये जो लैक ऑफ मोशन है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलेपन की कमी है, वो मृत्यु का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। लचीलापन, ये रेजिलियंस है ना, ये जीवन का प्रतीक है, जिजीविषा का प्रतीक है, जीवन शक्ति का प्रतीक है। तो अब लड़का बिल्कुल रिजिड हो गया, दुख में बिल्कुल जड़ हो गया है, वो हिल नहीं सकता, बिल्कुल स्थिर खड़ा है वो। तो ही एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, और थर थर कांप रहा है दुख से, अंदर से रुलाई भी आ रही है। अब क्या करूं मैं, मेरा तो सब कुछ चला गया। ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, अपने सारे जवानी के दिनों को, बचपन के दिनों को, ऑल हिज यंग डेज, अपने छुटपन के दिनों को देख रहा है। कहां? गोइंग इनटू द हार्बर, उस समय के अनंत बंदरगाह में जाते हुए देख रहा है, जहां से वो कभी फिर उसे वापस पा नहीं पाएगा। तो लड़का दुख में बिल्कुल जड़ है, थर थर भी कांपता है, अंदर से हिल गया है वो। उसे समझ में नहीं आता क्या करूं, जीवन जैसे अस्तित्वहीन सा हो गया है, शून्य सा हो गया है वो। तो कितनी आकर्षक कविता है। All his young days into the harbor where his ball went. वो गेंद कहाँ गई थी? वो पानी में गई थी, हार्बर में गई थी, जहां से वापस ली नहीं जा सकती वो। It cannot be retrieved. उसे वापस प्राप्त की नहीं जा सकती। तो अब उस चीज के खोने का जो गम है उस बच्चे को सता रहा है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां बच्चा बड़ा होगा, जहां वो सीखेगा बर्दाश्त करना उस दुख को, और फिर उस दुख से बाहर आना। यही तो जीवन है, यही तो रहस्य है इसका। अगर हम दुख में डूबे बैठे रह गए तो हमारा विकास होगा नहीं कभी। हम दुख को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए, हमने दुख से सीख ली, तो हम जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं और हमारा ग्रोथ होता है सही मायनों में। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, द पोएट सेज, कवि क्या कहता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मैं समझा सकता हूं उसको कि बच्चे क्या कर रहा है, बाहर आ इस तकलीफ से।
यहां खड़े रहना, निश्चल होकर रुके रहना, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। जीवन आगे बढ़ता रहता है, लाइफ मूव्स ऑन। तू कर क्या रहा है? समझा सकता है, लेकिन बोलता है नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा। ये ऐसी चीज है जो उसे खुद सीखना पड़ेगा। हर आदमी को खुद सीखना पड़ता है। हर आदमी अपना बचपन लूज करता है, फिर वयस्कता की ओर बढ़ता है। बचपन की खूबियां, उसके आनंद सब चले जाते हैं, लेकिन ये लॉस हर आदमी का लॉस है। और इस लॉस से जो तालमेल उसे खुद बिठाना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सिखा सकता इसे। ये ऐसी चीज है जो भीतर से आती है, और ये फिर उसके ग्रोथ, उसके विकास में अहम भूमिका निभाती है। तो कहता है, आई वुड नॉट इंट्रूड अपॉन हिम। मैं उसकी जिंदगी में, इस मोड़ पे, इस संकट काल में उसकी कोई मदद नहीं करूंगा, कोई हस्तक्षेप नहीं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब हस्तक्षेप करना। मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि सीखने दो उसे खुद। यह शिक्षा खुद से खुद को मिलनी चाहिए।